Good morning, students. After the traditional methods of performance appraisal, in this lecture we will discuss about the modern techniques or the modern methods of performance appraisal. So the first one is assessment centers. Assessment center basically involves all the social and informal events, activities, exercises, assignments which are given to an employee. रूटीन वर्क से अलग हट के किसी भी एम्प्लॉय को जब किसी सोशल इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया जाता है या कोई इनफॉर्मल इवेंट होती है, कोई टेस्ट, तो उन पर्टिकुलर एरियाज को उसका असेसमेंट सेंटर बना लिया जाता है जहाँ पर उसकी कॉम्पिटेंसीज को चेक किया जाता है, असेस किया जाता है, सो दैट हिज पोटेंशियल कैन ऑल्सो बी जज्ड. ओके, The major competencies that are judged in assessment centers are the interpersonal skills, कि एक व्यक्ति जो है, एक एम्प्लॉय दूसरे के साथ में कैसे बिहेव कर रहा है, उसका और लोगों के साथ में कैसे टर्म्स हैं, कैसे रिलेशंस हैं. इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज, मोटिवेशन, करियर ओरिएंटेशन, लीडरशिप एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं असेसमेंट सेंटर्स अप्रोच में. Then the next modern method of performance appraisal is behaviorally anchored rating scale. Behaviorally anchored rating scale को हम बार्स भी कहते हैं. ये भी बहुत फेमस टेक्निक है एंड ये एक ऐसा मेथड है जो कि ग्राफिकल रेटिंग स्केल और क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड दोनों को ही कंबाइन करता है. इसमें मतलब एक तरह से एक रेटिंग स्केल होता है जहाँ पर क्रिटिकल इंसिडेंट्स को पैरामीटर बना के उनकी स्केलिंग की जा रही है. ठीक है. Qualities as good or bad, for example, the qualities like interpersonal relationships, adaptability, reliability, job knowledge, etc. ये सारे इसमें चेक किए जाते हैं. And these statements are developed from critical incidents. जो भी critical incident, बहुत ही crucial इंसिडेंट हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल लिया था कि फायर है, एक्सीडेंट है, या कुछ भी इस तरीके की कोई घटना हुई है या दुर्घटना हुई है, तो उस केस में एम्प्लॉय का क्या रिस्पॉन्स होता है, कैसा बिहेवियर होता है, वो सब चीज़ें हम क्रिटिकल इंसिडेंट पे लेते हैं. और ग्राफिकल रेट, जो एक ग्राफिकल रेटिंग स्केल होता है, उस पर उसको रेट करते हैं. ओके, सो दैट इज़ द बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल या बार्स मेथड, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि ग्राफिकल रेटिंग स्केल और क्रिटिकल इंसिडेंट दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं. एंड द नेक्स्ट मेथड इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड. इस पर्टिकुलर मेथड में ह्यूमन रिसोर्सेज को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूएबल एसेट्स की तरीके से ट्रीट किया जाता है. ऑल्दो यू नो दैट ह्यूमन्स आर द लिविंग बींग्स, ह्यूमन रिसोर्सेज आर द लिविंग बींग्स, बट स्टिल हियर वी आर कंसिडरिंग दैम एज द वैल्यूएबल एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. और यहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ की एक प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री बनाई जाती है और उनकी रिलेटिव वर्थ को एसेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ दोज एम्प्लॉयज. तो यहाँ पे दो चीज़ें हम देखते हैं. एक तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज विच कम्स थ्रू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन, जितना वो आउटपुट दे रहा है. दूसरा, we include the investment or the cost which is incurred on the employee in their compensation. उनको सैलरी प्रोवाइड कर रही है कंपनी, वेजेस प्रोवाइड कर रही है, उनके रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में कॉस्ट आ रही है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कॉस्ट आ रही है. तो ये सारी क्या है, इनके इन्वेस्टमेंट है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के, जो वो अपने एम्प्लॉयज पर कर रहे हैं. ओके, सो अगेंस्ट दीज इन्वेस्टमेंट व्हाट कॉन्ट्रीब्यूशंस आर मेड or what valuable outputs are made by the human resources, that is another part. Now we will compare the cost of employee with the contribution. So इसी के बेस पे उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है. और if the contribution is more which is given by the employee to the organization rather than the cost incurred, then it means that employee has performed better. Contribution of employee should always be greater than the cost incurred on them. ये देखिए यहाँ पर क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज ये एक एस्पेक्ट है, जैसे कि एक्सपेंडिचर जितने कंपनी ने किए इन क्रिएटिंग, इंक्रीजिंग एंड अपडेटिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज इन लाइक इन द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग,
recruitment and selection, training and development and all this process and compensation as well, इन सब में क्या हो रहा है कि कॉस्ट इंकर हो रही है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, जिसको हम एक इन्वेस्टमेंट की तरह से मान सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज को एक वैल्यूएबल एसेट की तरह से ट्रीट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के. बट अगेंस्ट दिस इन्वेस्टमेंट, what is the value which is created by those human resources in the organization in terms of the yield generated in form of higher productivity and higher income profit in the organization. तो हमेशा जो ये वाला साइड है, इधर वाला जो आपका इधर राइट हैंड पे पड़ रहा है, इट शुड ऑलवेज बी मोर देन द लेफ्ट साइड. हमेशा जो कंट्रीब्यूशन या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज से ज़्यादा होना चाहिए. देन ओनली द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ विल बी बेटर. देन द नेक्स्ट technique or the modern technique of performance appraisal is 360 degree feedback system. इसको हम 360 degree feedback, 360 degree appraisal, multi rater feedback ये भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें जैसे कि नाम है 360 मतलब ऑल राउंड, ओवरऑल. ठीक है, हर तरफ से, हर एस्पेक्ट से. तो यहाँ पर क्या है कि इस पर्टिकुलर अप्रेजल मेथड में एम्प्लॉय का अप्रेजल न केवल उसका इमीडिएट सुपीरियर कर रहा है, but it is also done by peers or the same level employees, okay, who are working with the employee or the appraisee, the subordinates, team members, customers, जिन जिन लोगों से वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डील कर रहा है अप्रेजी एम्प्लॉय, उन सभी लोगों से फीडबैक लिया जाएगा, उन सभी से उसकी परफॉर्मेंस को असेस कराया जाएगा और उसकी ऑन द जॉब परफॉर्मेंस को हर साइड से, हर एंगल से देखा जाएगा. ओके, तो यहाँ पे मेनली 4 तरीके के अप्रेजल होते हैं. एक तो सेल्फ अप्रेजल, जो एम्प्लॉय खुद अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में बताता है, उसके सुपीरियर्स जो उसका फीडबैक देते हैं, दैट थिंग. सबऑर्डिनेट्स दे सकते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स बताएंगे व्हाट काइंड ऑफ सुपरवाइजर द पर्टिकुलर अप्रेजी इज, वेदर ही इज अ गुड ट्रेनर, गाइड एंड मोटिवेटर, लीडर और नॉट. फिर जो पीयर्स हैं, जिनके साथ में वो सेम डिपार्टमेंट में या सेम लेवल पर डिफरेंट डिपार्टमेंट में डील कर रहे हैं, वो लोग. ठीक है, तो इनसे ये सभी लोग अप्रेजल देंगे. सेल्फ अप्रेजल गिव्स अ चांस टू द एम्प्लॉय टू लुक एट हर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, हिज अचीवमेंट्स एंड जज हिज ओन परफॉर्मेंस. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी लोग तो अप्रेजल कर रहे हैं हमारा, लेकिन अगर हमें ही खुद को एक्सप्रेस करने का चांस नहीं मिला, दैन इट विल नॉट बी फेयर. बट इन दिस 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम, सेल्फ अप्रेजल्स प्रोविजन इज ऑल्सो देयर. दूसरा है सुपीरियर्स अप्रेजल. सुपीरियर्स अप्रेजल में क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली जो भी आपकी एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, वो सुपीरियर के द्वारा रेट की जाती है. देन सबऑर्डिनेट्स अप्रेजल. In this, a chance is given to the subordinates or the juniors to evaluate his boss or the leader in terms of the communication, motivating abilities, superior's ability to delegate the work, leadership qualities, etc. Okay, also known as the internal customer. The correct feedback given by the peers can help to find employees' abilities to work in a team, cooperation and sensitivity towards others. ये इसका डायग्राम है, देखिए 360 डिग्री. टॉप लेवल मैनेजर भी कर रहा है, जो कि आपका सुपीरियर, इमीडिएट सुपीरियर भी कर रहा है, कस्टमर्स सेल्फ अप्रेजल भी है इसमें, पीयर्स भी कर रहे हैं और सबऑर्डिनेट्स भी कर रहे हैं. सो द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स was first given by Peter Drucker in 1954. सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट गुरु जिनको कहते हैं, पीटर ड्रकर, फादर ऑफ मैनेजमेंट, इन्होंने दिया था 1954 में. ओके, और ये बेसिकली दिस इज अ मैनेजरियल टेक्निक विच इज़ यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑल्सो. इसमें क्या हो रहा है कि म्यूचुअली जो सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स हैं, दे म्यूचुअली डिसाइड द कॉमन गोल्स फॉर देयर टीम, एंड जो भी एम्प्लॉय सेट कर रहे हैं अपने लिए गोल, वही उनके लिए एक स्टैंडर्ड बन जाएंगे या क्राइटेरिया बन जाएंगे अगेंस्ट विच देयर परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी डिसाइडेड. ओके, सो यही प्रोसेस जो है ये इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराया जा रहा है, उनसे भी उनकी व्यूज़ पूछे जा रहे हैं. ओके,
दूसरा इसमें एक चीज़ है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत क्लियर कटली डिफाइन हो जाती हैं, उनको कोई एम्बिग्यूटी नहीं, रोल एम्बिग्यूटी नहीं रहती है। ये नहीं होता कि किसको क्या करना है, सबको सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत क्लियर रहती हैं इसमें। ओके, तो इसके कुछ जो फीचर्स हैं एमबीओ के वो यही है, क्लैरिटी ऑफ गोल, स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड होने चाहिए जो भी गोल्स हैं। दूसरा है कि ये जो मेथड है ये फ्यूचर परफॉर्मेंस पर फोकस करता है रादर देन पास्ट, क्योंकि देखो पास्ट जो हो गया सो हो गया, लेकिन नाउ इट फोकस ऑन द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज एंड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय इन द नियर फ्यूचर। देन इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन द होल प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग, जो गोल सेटिंग के प्रोसेस, क्योंकि म्यूचुअली कॉमन गोल्स डिसाइड किए जा रहे हैं, एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअली मिलके एक गोल डिसाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज अ प्रोसेस विच believes in the workers participation in management because it involves employees in decision making, therefore वो उनको empower भी कर रहा है, क्योंकि decision making right जहाँ पर मिलता है इंसान को वहाँ पे उसका empowerment होता है। then frequent reviews and interaction between superiors and subordinates, क्योंकि म्यूचुअली गोल्स डिसाइड हो रहे हैं और इसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग हो रही है सुपीरियर्स के द्वारा, तो यहाँ पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में इंटरेक्शन बना रहेगा, तो कम्युनिकेशन क्योंकि अच्छा होगा यहाँ पे, तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, ह्यूमन रिलेशंस जो है वहाँ पर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में वो भी हारमोनियस होंगे, गुड रिलेशंस होंगे। ओके, इसकी वजह से आगे डिस्प्यूट राइज होने के चांसेस कम होंगे। ये पूरा प्रोसेस है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या एमबीओ मेथड का, जिसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो डिफाइन है, इसके बेस पर एम्प्लॉय खुद अपने सबऑर्डिनेट के साथ में, या जो सबऑर्डिनेट है या एम्प्लॉय है वो अपने गोल्स डिसाइड करता है, जो उसके लिए जो है वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बन जाता है, और जो भी सुपीरियर है वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है उसकी परफॉर्मेंस को उन स्टैंडर्ड्स के, उन म्यूचुअली डिसाइडेड गोल्स के बेस पर, और इसके बेस पर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है। जो भी स्टैंडर्ड सेट हुए हैं, जो भी गोल्स एम्प्लॉय ने खुद के लिए सेट किए, उसी के अगेंस्ट जो है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, वेदर इट इज़ फेवरेबल और नॉट। देन एक फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है सुपीरियर के द्वारा, एंड फाइनली परफॉर्मेंस अप्रेजल की एक रिपोर्ट बनती है, एंड दिस इज नोन एज द एमबीओ प्रोसेस। ओके, सो ये सारी मॉडर्न टेक्निक्स थी परफॉर्मेंस अप्रेजल की। अभी तक हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल के कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी, हमने इसके ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़े जिसमें ग्राफिकल रेटिंग स्केल मेथड आपने पढ़ा था। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड ट्रेडिशनल हमने पढ़े, लाइक एसे राइटिंग मेथड, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड, रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, paired forced choice method, forced distribution method, all these methods. And in this particular lecture we have discussed about the modern techniques like assessment center, management by objective, 360-degree feedback, human resource accounting system, behaviorally anchored rating scale, ये सब हमने इसमें डिस्कस किया। ओके, तो it was all about all the methods and techniques which are used for appraisal or evaluation of any individual employee in any organization. Okay, now in the next lecture we will discuss about various drawbacks or shortcoming of the performance appraisal methods, performance appraisal system in any organization. Also we will discuss various rating errors or the performance appraisal errors which are done by the appraisers, because जो appraisers हैं वो भी क्या होते हैं, human beings ही हैं, गलतियाँ उनसे भी होते हैं, उनके साथ बहुत सारे जो है साइकोलॉजिकल एरर्स हो सकती है, रेटिंग एरर्स हो सकती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इस लेक्चर के एंड में मैं आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड एक असाइनमेंट दे रही हूँ, ओके, जो कि आपको थर्सडे तक सबमिट करना है। और इस असाइनमेंट में आपको क्या करना है कि जितने भी मैंने आपको मेथड्स बताए हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल मेथड्स थे परफॉर्मेंस अप्रेजल के या वो आपके मॉडर्न मेथड्स थे, इन सारे मेथड्स के आपको रिव्यू करना है, इनको अप्रेज करना है, इनके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स बताने हैं, आपको इनके बेनिफिट्स बताने हैं सारे मेथड्स के, और इनके ड्रॉबैक्स बताने हैं। ओके, स्पेशली ड्रॉबैक्स पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ये असाइनमेंट आप थर्सडे तक मुझे सबमिट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।